Audio Jungle. हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें राजनीति विज्ञान विषय से बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूं, जो विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह सारे क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से तैयार किए गए हैं और यह सारे क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं का संकलन भी है जो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी की, चाहे पीजीटी की, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर जो आगामी परीक्षा होने वाली है तैयारी कर रहे हो, हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो मैंने जो मेरा सेट 6 था उसके अंतर्गत मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन बताया था, 50 क्वेश्चन से अवगत कराया था। यह वीडियो मेरा सेट 7 है और इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को 62 क्वेश्चन से अवगत कराऊंगा। इस पीडीएफ में 62 क्वेश्चन है। तो आप लोग मेरे वीडियो का सहारा लेके तैयारी करते रहिए। आइए चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 है, भारत में सिक्किम का विलय किस वर्ष हुआ था? भारत में सिक्किम का विलय किस वर्ष हुआ था? तो भारत में सिक्किम का विलय 1975 में हुआ था। 1975 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, किसने टिप्पणी की थी? भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, किसने टिप्पणी की थी? विलियम वेडरमन, कूपलैंड और पामदत्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा कूपलैंड। यह कथन कूपलैंड के द्वारा कहा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सन 1951 से 1960 तक भारत में कितने संवैधानिक संशोधन हुए थे? 1951 से 1960 यानी कि 10 वर्षों में पूछ रहा है कि 10 वर्षों में यह कितने संशोधन हुए भारतीय संविधान में? 5 संशोधन, 7 संशोधन, 9 संशोधन, 11 संशोधन। तो 1951 से 1960 तक करीब कुल 5 संशोधन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4, कोहिलो केस भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? कोहिलो केस भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? नवीं अनुसूची से संबंधित है। ये नी हो गया है, टाइपिंग एरर है, यहां नवीं होनी चाहिए। नवीं अनुसूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान में पहले 10 था, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो केसरे हिंद की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा? महात्मा गांधी। क्यों? प्रथम विश्व युद्ध में किए गए योगदान को देखते हुए महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फरक्का समस्या किन दो देशों के बीच विवाद है? फरक्का समस्या किन दो देशों के बीच विवाद है? फरक्का समस्या किन दो देशों के बीच विवाद है? भारत और बांग्लादेश। फरक्का बांध भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत के संविधान निर्माताओं ने समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। भारत के संविधान निर्माताओं ने समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। यानी कि सीधा क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची कहां से ली गई है? समवर्ती सूची कहां से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं,
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद या झगड़े का निर्णय किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। इसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद होता है, उन समस्त विवादों का निस्तारण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है, अर्धवैधानिक प्रक्रिया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग किसके अधीन काम करता है? भारत का निर्वाचन आयोग किसके अधीन काम करता है? गृह मंत्रालय के, विधि मंत्रालय के, प्रधानमंत्री सचिवालय के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, यह संवैधानिक संस्था है और यह किसी के अधीन काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न राज्यों में से किसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं है? 73वां संवैधानिक संशोधन लागू नहीं है। किन राज्यों में लागू नहीं है? नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में। तो 73वां संवैधानिक संशोधन किसी में भी लागू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में 22 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आधुनिकीकरण का कौन सा मौलिक तत्व नहीं है? विभिन्नीकृत राजनीतिक संरचनाएं, बढ़ती हुई राजनीतिक सहभागिता, केंद्र एवं परिधि के मध्य बढ़ती हुई अंतःक्रिया, घटती हुई बुद्धि संगतता। तो आधुनिकीकरण का कौन सा मौलिक तत्व नहीं है? घटती हुई बुद्धि संगतता, ये मौलिक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आलमंड एवं पावेल के लिए राजनीतिक संस्कृति का कौन सा संगठक नहीं है? संगठक नहीं है। संज्ञानी अभिविन्यास, भावात्मक अभिविन्यास, मूल्यांकक अभिविन्यास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आलमंड एवं पावेल के लिए राजनीतिक संस्कृति का ये सारे संगठक नहीं है, ये सारे संगठक नहीं है। मैं केवल आप लोगों को क्वेश्चन और उसका आंसर बता रहा हूं, विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, क्योंकि समय ज्यादा लग जाता है विश्लेषण करने में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। राजनीतिक दलों को राज सत्ता के पीछे की शक्ति के रूप में वर्णन किया है, किसके द्वारा किया गया है? हरमन फाइनर के द्वारा, शिबाइन के द्वारा, मैकाइवर के द्वारा, बर्क के द्वारा। तो राजनीतिक दलों को राज सत्ता के पीछे की शक्ति के रूप में हरमन फाइनर के द्वारा वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, किसने दबाव समूह को व्यवस्थापिका का तृतीय सदन के रूप में वर्णन किया है? पहला है GDH कुले, AB डाइसी, फाइनर ब्राइस। ये भी ऑप्शन क्या है, किसका है? ब्राइस फाइनर का है। ये भी फाइनर ने कहा है तृतीय सदन दबाव समूह को। 19 देखते हैं। आधुनिकीकरण का अभिप्राय है। आधुनिकीकरण का अभिप्राय क्या है? परंपराओं में परिवर्तन, धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन, वेशभूषा में परिवर्तन, विचारों एवं मूल्यों में परिवर्तन। तो आधुनिकीकरण का तात्पर्य है विचारों और मूल्यों में परिवर्तन, विचारों और मूल्यों में परिवर्तन। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ए सिस्टम एनालिसिस आप पॉलिटिकल लाइफ के लेखक हैं। मार्टिन ए कापलान, डेविड ईस्टन, पीटर एच मर्कल, कार्ल जे फ्रेडरिक। तो ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक हैं डेविड ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 21, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, समाज सेवा करना, अपने हितों की रक्षा के लिए शासन पर दबाव डालना, लोगों पर दबाव डालना।
तो दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य होता है अपने हितों की रक्षा के लिए शासन पर दबाव डालना। ऑप्शन सी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है। यह कथन किसका है? निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन है लॉर्ड एक्टन का। लॉर्ड एक्टन का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए कूट में से सही युग्म चुनिए। सही युग्म चुनना है कूट में से। फांसीवाद कहां था? इटली में। संस्थापक मुसोलिनी, ये तो एकदम सही है, बिल्कुल सही है। फांसीवाद जर्मनी, हिटलर, गलत है। नाजीवाद इटली, मुसोलिनी, गलत है। नाजीवाद जर्मनी, हिटलर, ये सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 और 4। 1 और 4। आइए आंसर देखते हैं। आंसर देखते हैं 1 और 4। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा। 1 और 4, यह 6 हो गया है। 1 और 4 सही होगा। 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सिविल सोसाइटी की उत्पत्ति निम्न में से हुई थी। सिविल सोसाइटी की उत्पत्ति कहां हुई थी? पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में, दूसरा है यूरोप में, तीसरा है एशिया में और डी है अफ्रीका में। तो सिविल सोसाइटी की उत्पत्ति यूरोप में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा संसदात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है? यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था का इसमें लक्षण दिया गया है, इसमें से कौन सा नहीं है? ए है नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, संसदीय शासन व्यवस्था का लक्षण है ये। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, यह नहीं है। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है, सामूहिक उत्तरदायित्व है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि कार्यपालिका तभी तक अपने पदों पर बनी रहती है जब तक कि संसद में विश्वास मत प्राप्त होता है। यदि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो कार्यपालिका भंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्या नहीं है? एकता की समस्या, सरकारों की स्थिरता, नेतृत्व एवं जनता में संवाद की कमी। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण की सारी समस्याएं हैं, यही है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण की ये सभी समस्याएं हैं। एकता की समस्या भी होती है, एकता की भी समस्या है, सरकारों की स्थिरता है, नेतृत्व एवं जनसंवाद में कमी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी सही होगा। 26 का डी सही होगा। आइए 27 देखते हैं। निम्न में से कौन सी परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है? मानवीय अध्ययन, औपचारिक अध्ययन, अनुभववादी अध्ययन, अवैज्ञानिक अध्ययन। तो परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है अनुभववादी अध्ययन। अनुभववादी अध्ययन। यह आधुनिक उपागम की विशेषता है। 28, इनमें से कौन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट राजनीतिक विकास की रूपरेखा नामक ग्रंथ के लेखक हैं? कौन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लेखक कौन है? लुसियन पाई। लुसियन पाई। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए किसने निर्णय निर्माण सिद्धांत को लागू किया? निर्णय निर्माण सिद्धांत। निर्णय निर्माण सिद्धांत किसका है? रिचर्ड स्नाइडर का है। रिचर्ड स्नाइडर का है। क्वेश्चन नंबर 30, किसका कथन है अंतरराष्ट्रीय कानून न्याय शास्त्र का लोप बिंदु है? अंतरराष्ट्रीय कानून न्याय शास्त्र का लोप बिंदु है, यह कहना है हॉलैंड का। यह हॉलैंड का कहना है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निम्न में से क्या उद्देश्य है? नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निम्न में से क्या उद्देश्य है? गरीबी दूर करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करना, सभी देशों की आत्मनिर्भरता, उपरोक्त सभी। तो नई अंतरराष्ट्रीय
आर्थिक व्यवस्था जिसको हम नियो कहते हैं, नियो का उद्देश्य क्या है? ये छवि, यह छवि है। 32 देखते हैं, विंस्टन चर्चिल ने प्रसिद्ध आयरन कर्टेन भाषण निम्न में से किस स्थान पर दिया था? फुलटन, फ्लोरिडा, वाशिंगटन डीसी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विंस्टन चर्चिल ने अपना प्रसिद्ध आयरन कर्टेन भाषण फुलटन में दिया था। 33 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, किसने कहा राजनीतिक दल अच्छे या बुरे हैं? इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। यह कथन किसका है? रॉबर्ट मिशेल का, लावेल का, जीन ब्लॉन्डोल का, गिलबर्ट का। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि होती है, कितना होती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पाले हो। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पाले हो, 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पाले हो। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि होती है 65 वर्ष या 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पाले हो। 35 देखते हैं, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है? कुलीन तंत्र, संसदीय, राजशाही, तानाशाही। तो संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्न में से किस जाति निम्नलिखित में से किसी जाति या जनजाति से पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार है? भारत के राष्ट्रपति को, संसद को, गृह मंत्री को, पिछड़ी हुई जातियों या जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को। तो किसी भी जाति को या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है, भारत के राष्ट्रपति को होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, अल्पतंत्र का लव नियम सिद्धांत किसने दिया था? अल्पतंत्र का लव नियम सिद्धांत रॉबर्ट मिशेल्स ने दिया था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है और आप लोग भी शायद जानते होंगे, जो भी पढ़ते हैं, जो भी नियमित रूप से परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वह सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है? F.A. हायक, मिल्टन फ्राइडमैन, रॉबर्ट नाजिक, उपरोक्त सभी। तो नव उदारवाद से संबंधित हैं, हायक हैं, मिल्टन फ्राइडमैन हैं, रॉबर्ट नाजिक भी हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वह प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है या प्लेटो का उपादर्श राज्य है? जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वह प्लेटो का उपादर्श राज्य है। किसका कथन है? सेबाइन का। सेबाइन एक समालोचक है। क्वेश्चन नंबर 40, किसने कहा दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? यह क्वेश्चन पुनः रिपीट हो गया है, फाइनल के द्वारा कहा गया है। किसने कहा है दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? तो इसका ऑप्शन होगा फाइनल। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है आदर्श राज्य की स्थापना, आदर्श शिक्षा पद्धति, न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति, समाजवाद की स्थापना। तो प्लेटो की पुस्तक में सारे विषय दिए गए हैं, लेकिन जो केंद्रीय सेंट्रल सब्जेक्ट क्या है, सेंट्रल पॉइंट क्या है? सेंट्रल पॉइंट है न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति, न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? 4 होती है, 7 होती है, 15 होती है, 8 होती है? तो उन्होंने 8 देवताओं का वास बताया है, 8 देवताओं की शक्ति उन्होंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43
3 है। लाक ने निम्न अधिकारों में से किसे अपने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में सम्मिलित नहीं किया है? लाक ने किस अधिकार को अपने प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में सम्मिलित नहीं किया है? जीवन का अधिकार, यह तो सम्मिलित है। जीवन का अधिकार इसकी बात करता है लाक। स्वतंत्रता का अधिकार भी बात करता है, संपत्ति की भी बात करता है, संपत्ति के अधिकार की भी बात करता है। वह समानता के अधिकार की बात नहीं करता है। तो क्वेश्चन 44 का डी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य का वर्णन नहीं है? 371 में किस राज्य का वर्णन नहीं है? महाराष्ट्र का, गुजरात का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का। तो इसमें तमिलनाडु का वर्णन नहीं है। तमिलनाडु का वर्णन नहीं है। 46 देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17 यह अस्पृश्यता की उन्मूलन की बात करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, लोक लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो इनका निर्वाचन केवल 1 वर्ष के लिए होता है। हर 1 वर्ष के पश्चात नए नए सदस्यों का निर्वाचन होता रहता है। 48 देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है? ऐतिहासिक भौतिकवाद, संस्थावाद, व्यवहारवाद, क्रीड़ा सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऐतिहासिक भौतिकवाद। आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है। मार्क्स ने आधार और अधिसंरचना की बात कही है। यानी मार्क्स का कहना है कि जैसा आधार होता है वैसी संरचना होती है। अगर बेस आपका अच्छा होगा तो आपका स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा। अगर बेस निम्न स्तर का होगा तो स्ट्रक्चर भी निम्न स्तर का होगा। यानी कि आधार और अधिसंरचना, और आधार ही वैचारिक और राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, निम्न में से कौन पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी के लेखक हैं? निम्न में से कौन पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं सैमुअल पी हंटिंगटन। सैमुअल पी हंटिंगटन, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। 50 देखते हैं, प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त स्वान सिद्धांत का आशय है। सुषुप्त स्वान सिद्धांत का आशय क्या है? निम्न सहभागिता सरकार के लिए वृहद संतोषप्रद है। निम्न सहभागिता विलगाव एवं आवश्यक हानि को इंगित करती है। उत्तर साम्यवादी राज्यों का प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं आकांक्षाओं का पोषण उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा निम्न सहभागिता सरकार के लिए वृहद संतोषप्रद है। वैसे मैं आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन का सीरीज बना रहा हूं, परंतु इस सीरीज के अंतर्गत 62 क्वेश्चन आ गए हैं। उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किसके कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया है? रिट याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन, रिट अधिकारिता, लोकहितवाद। तो लोकहितवाद इसका सही ऑप्शन है, लोकहितवाद। 52 देखते हैं, संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ये एकल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो। जॉन ऑस्टिन, हॉब्स, लॉक, रूसो। तो इसका ऑप्शन होगा जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन एकल सिद्धांत का प्रतिपादक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? यह तो बहुत ही आसान है। राज्य के कितने तत्व हैं? राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला है भूभाग, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता। तो इसमें कौन सा गलत ऑप्शन दिया गया है? धर्म। धर्म राज्य के आवश्यक तत्व नहीं है। 54 देखते हैं, मार्क्सवाद के अनुसार
राज्य एक वर्ग संरचना है, राज्य केवल कामगारों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्य पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, राज्य सरकार की आत्मा है। तो मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है। राज्य क्या है? एक वर्ग संरचना है। आइए 55 देखते हैं। संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के सुपर एनस से निकला है। सुपर एनस, सुप्रीम, सोवियत, इंस्टीट्यूट, सुपर एनस से निकला है। टाइपिंग एरर है, सुपर एनस होना चाहिए। 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध रचना जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई है? कौन सी प्रसिद्ध रचना जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है? द वेब ऑफ गवर्नमेंट। द वेब ऑफ गवर्नमेंट, यह मैकाइवर के द्वारा लिखी गई है। यह है मैकाइवर के द्वारा, मैकाइवर के द्वारा। ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, यह एंजेल्स के द्वारा लिखी गई है। एंजेल्स के द्वारा लिखी गई है। एंजेल्स के द्वारा लिखी गई है। सी है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, यह है ऑस्टिन के द्वारा, यह ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है। द मॉडर्न स्टेट, द मॉडर्न स्टेट फॉलेट के द्वारा लिखी गई है। फॉलेट, ये सारे पुस्तकों का नाम याद कर लीजिए। कौन पुस्तक किस राइटर ने लिखा है? इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, सी होगा, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, यह जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। अब वीडियो समाप्त होने वाला है। निम्न में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक एवं सकारात्मक पक्षों पर बल दिया है? जे.एस. मिल, एफ.ए. हायक, इसाह बर्लिन, टी.एच. ग्रीन। तो टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता के दोनों पहलुओं का वर्णन किया है, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। 58 देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक किताब प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? रिपब्लिक लिखी गई है, स्टेट्समैन लिखी गई है, द लॉज लिखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन इसके द्वारा नहीं लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। मनुस्मृति में राज का स्वरूप है, मनुस्मृति में राज का स्वरूप है, क्या है? सावयवी, आर्थिक, कानूनी, राजनीतिक। तो मनुस्मृति में राज का स्वरूप सावयवी है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति के आधार क्या है? कौटिल्य क्या कहता है मंत्रियों को कैसे नियुक्त किया जाना चाहिए? कौटिल्य क्या कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा होनी चाहिए? योग्यता के अनुसार होनी चाहिए, या वंशानुगतता के आधार पर, या राजा की अनुकंपा पर? इनमें से कोई नहीं। तो कौटिल्य योग्यता को महत्व देता है। वह कहता है कि योग्य लोगों को ही मंत्री परिषद में नियुक्त किया जाना चाहिए। 61 देखते हैं। निम्न में से किसने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? निम्न में से किसने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? बी.ए. साल्टोरे, के.पी. जायसवाल, बेनी प्रसाद, ए.एस. अल्तेकर। तो ये सारे जो विचारक हैं ये भारतीय राजनीतिक विचारक हैं और सामाजिक विचारक हैं। तो इसमें ए.एस. अल्तेकर सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए.एस. अल्तेकर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। ओरिजिन, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। निम्न में से कौन सी कृति मार्क्स एवं एंजल्स की है? मार्क्स और एंजल्स द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, जर्मन आइडियोलॉजी, हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी। तो मार्क्स और एंजल्स की संयुक्त कृति कौन सी है? जर्मन आइडियोलॉजी, जर्मन आइडियोलॉजी। यह मार्क्स और एंजल्स की संयुक्त कृति है। तो मेरे प्यारे छात्रों और मेरे प्यारे मित्रों, मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत 62 क्वेश्चन बताया। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता रहूंगा, जो विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।